नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फेडरलिज्म। जी हाँ, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, संघवाद फेडरलिज्म। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। जी हाँ, फेडरलिज्म ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पॉलिटिकल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन नेशनल, फेडरल एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। जी हाँ, तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें पॉलिटिकल पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में बांट दिया गया होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये रहा फेडरल गवर्नमेंट जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ये लोकल गवर्नमेंट। जी हाँ, तो इस तरीके से पावर का बंटवारा 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे हो जाते हैं, तो ऐसे बंटवारे को फेडरलिज्म कहा जाता है। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जी हाँ, फेडरलिज्म की की फीचर्स क्या विशेषताएं होती है, कैसे पहचाना जाएगा कि कोई गवर्नमेंट फेडरल है या नहीं। तो डिफरेंट फीचर्स हैं इनके, जिसमें पहला है इसमें 2 और मोर लेवल्स होना चाहिए। जी हाँ, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल या टीयर्स हो, तो ऐसे गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट माना जा सकता है। फिर है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। जी हाँ, और ये सारे टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक ही तरह के सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन उनकी जो अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन, चाहे वो लेजिस्लेशन के मामले में हो, टैक्सेशन के मामले में हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले हो, कोई भी मामला हो, लेकिन उनकी जुरिस्डिक्शन अपना अलग होता है, लेकिन ये गवर्न एक ही तरह के सिटीजन्स को करते हैं। इसके अलावा द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। जी हाँ, हर एक टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जो अस्तित्व है या फिर उनकी जो अथॉरिटी है, अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से गारंटेड होता है। संविधान ने ही उसे गारंटी दिया होता है कि आप इस क्षेत्र में आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होता है। फिर नेक्स्ट फीचर इनके द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा यूनिलैटरली यानी एक तरफे से फंडामेंटल प्रोविजंस, जो मूलभूत प्रावधान है, उससे नहीं बदला जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे चेंजेस लाने के लिए हमें गवर्नमेंट के विभिन्न लेवल्स के साथ संपर्क करना होगा। सारे गवर्नमेंट, जितने भी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो आपस में मिल के, आपस में सहमति बना के ही ऐसा कोई चेंजेस ला सकते हैं फंडामेंटल प्रोविजंस में। अदरवाइज इसे एक तरफा बदलाव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, वो कब कब अपने पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये चीज़ कोर्ट्स पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट्स ही इसे इंटरप्रेट कर सकता है। यदि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसी पावर को लेकर कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो इसे इंटरप्रेट करने का काम, इससे सुलझाने का काम कोर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जी हाँ, प्रत्येक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट विदाउट फाइनेंस के नहीं चल सकता है, तो इसलिए हमें दोनों ही लेवल पे फाइनेंस की जो है ऑटोनॉमी देना ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है क्लियरली डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल लेवल के लिए क्या होगा, स्टेट लेवल के लिए क्या होगा। तो इस तरीके से हम फेडरल सिस्टम से डुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि 2 उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं, 2 उद्देश्यों को पूरा कर लेते हैं। पहला, सेफगार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जी हाँ, देश की एकता को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना, साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी यानी क्षेत्रीय विविधता को भी बनाए रखना। अब हम देखेंगे रूट टू फेडरलिज्म। जी हाँ, कितने टाइप के फेडरलिज्म होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के यहाँ के फेडरलिज्म दिया गया है, एक कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। जी हाँ, कमिंग टुगेदर जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं। उस डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इक्वल पावर दिया गया होता है और ये सारे स्टेट्स मिल के एक बड़ा यूनिट बनाता है, एक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए।
जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप इस मैप में, यहाँ पे ये सेंटर है, ये सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट भी हैं और पावरफुल भी है, ये एक साथ आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया। इसकी एक और खासियत है, इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। जी हाँ, इसमें सारे स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी को बनाए रख सकता है और इसकी सॉवरेनिटी बिल्कुल भी नहीं छीनी जाएगी और ये मिलके एक अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें सारे स्टेट्स को इक्वल पावर दिया गया होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि हमें पता है कि यूएस में लगभग 52 स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट्स पावरफुल है, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो एक साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स बनाते हैं। अब है इधर होल्डिंग टुगेदर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, होल्डिंग टुगेदर यानी ये एक कंट्री, एक बड़ी कंट्री अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स को एक साथ बना के रखते हैं, उसे पकड़ के रखते हैं और इस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट्स मिलके काम करते हैं। तो होल्डिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म होता है उसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल होते हैं स्टेट की तुलना में। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि स्टेट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, और यहाँ प्रत्येक स्टेट्स को अलग अलग पावर दिया गया होता है। जैसे यहाँ पे इक्वल पावर था तो यहाँ पे अनइक्वल पावर होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। जहाँ ये सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि दुनिया में कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो 3 टाइप के मेनली गवर्नमेंट दुनिया भर में काम करते हैं। एक या तो यूनिटरी होगा, दूसरा कन्फेडरल होगा, या तीसरा फेडरल गवर्नमेंट होंगे। यूनिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स लोअर लेवल्स। जी हाँ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा पावर होता है और ये अकेले सारे लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। यदि इस नीचे कोई सबऑर्डिनेट लेवल पे गवर्नमेंट होगा भी तो उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं और पावर, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे। चाहे वो एजुकेशनल हो, पुलिस हो, लैंड यूज़ हो, वेलफेयर हो, फंडिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़ हो, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। और ये जब चाहे अपने से नीचे के लेवल के गवर्नमेंट के पावर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी इच्छानुसार। इसे यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। बेल्जियम पहले यूनिटरी गवर्नमेंट ही था, बाद में ये फेडरल बन गया। इसके बाद आता है कन्फेडरल। जी हाँ, कन्फेडरल में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ये इसमें स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है और ये सारे स्टेट्स मिल के सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। और ये जो कंट्रोल होता है वो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए होता है। जैसा कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, ये यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि यूरोप के कई सारे कंट्री इसमें शामिल हैं और ये सारे कंट्रीज़ मिलके, ये सारे स्टेट्स मिलके एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था पावर शेयरिंग में EU के बारे में, तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फेडरल गवर्नमेंट, जो कि हमारे इंडिया में है। शेयर्ड अथॉरिटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी लेवल के गवर्नमेंट की जो अधिकार है उसको डिफाइन कर दिया गया होता है। कंकरेंट पावर्स, सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स सुप्रीम इन देयर स्फीयर। जी हाँ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ये अपने अपने स्फीयर में, अपने अपने मामलों में ये सुप्रीम होते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। जी हाँ, इसके अलावा तीनों लेवल के जो गवर्नमेंट है उनकी जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। वो तीनों अपने अपने अथॉरिटी के हिसाब से काम करते हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। और इस तरीके से इंडिया में 3 लिस्ट है सब्जेक्ट्स के जिस पे कानून बनाया जा सकता है, जिसमें पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिस पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने के लिए, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है, पावर है, इन्हीं का जुरिस्डिक्शन है इसमें कानून बनाने का, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एट्सेट्रा हो गया।
इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, ऐसे लिस्ट जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली कानून बना सकते हैं, ऐसे लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन एट्सेट्रा आते हैं। इसके अलावा यदि कंकरेंट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना रहा हो और उस कानून में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बदलाव लाना चाहे तो वो बदलाव लाया जा सकता है, और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कानून होगी वो ही प्रीवेल करेगा। जी हाँ, वो ओवरराइड कर जाएगा, स्टेट कानून को ओवरराइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून यहाँ पे लागू होगा। इसके अलावा एक होता है रेजिडुअल, जी हाँ, रेजिडुअल पावर, रेजिडुअल लिस्ट। इसमें क्या होता है कि ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत बाद में आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत बाद में आया, तो ऐसे में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकते हैं, तो केवल सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं रेजिडुअल लिस्ट के सब्जेक्ट को लेकर। अब है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, या फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस में होता है इंडिया में। तो दो तरीके हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। जी हाँ, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो ज़रूरी है ही फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, लेकिन केवल संवैधानिक कानून बना देना ही सफिशिएंट नहीं है। इट इज़ नॉट merely sufficient. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democracy politics in our country. जी हाँ, जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म का, जो रियल सफलता है वो यहाँ के डेमोक्रेसी के नेचर पर डिपेंड करता है और यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे करता है। तो आइए देखते हैं, पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ऐसे में हमारा कंट्री ने क्या किया है। लिंग्विस्टिक जब बात आई तो द क्रिएशन ऑफ linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. जी हाँ, भाषाई आधार पे जो हमारे देश की परीक्षा हुई, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की परीक्षा हुई, वो सबसे मेजर इवेंट था, मेजर टेस्ट था। Many old states have vanished and many new states been created. जी हाँ, कई सारे ऐसे पुराने स्टेट्स थे जो 1947 के समय में हमारे देश में था, वो अब गायब हो चुके हैं और इसके जगह नए स्टेट्स आ गए हैं और इनकी बाउंड्री भी जो है नई हो चुकी है। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। जी हाँ, आप यदि 1947 के इंडिया के मैप को देखेंगे और आज के मैप को देखेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंस नज़र आएगा। इनके बाउंड्रीज तक चेंज हो गए हैं, उनके नाम तक चेंज हो गए हैं और कई सारे नए स्टेट्स भी आए हैं सामने। सो दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक ही तरह के भाषा बोलने वाले लोग आपस में मिलके एक साथ रह सकें, उनकी एक अलग आइडेंटिटी हो, एक अलग ऑटोनॉमी हो। सो व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। जी हाँ, जब शुरुआत में भाषा के आधार पर स्टेट की मांग होने लगी तो कई सारे जो नेशनल लीडर्स थे उसको ये डर होने लगा, ये भय होने लगा कि इससे हमारे देश की जो इंटीग्रेशन है, जो एकता है, वो जो अखंडता है वो टूट सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमने बाद में पाया कि इससे और भी ज़्यादा हमारे कंट्री में एकता बढ़ी। अब बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज घोषित नहीं किया गया। जी हाँ, हमारा कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं है। हिंदी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे आप आधिकारिक तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पॉपुलेशन के साथ द्वारा बोले जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 40.2% लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। सो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ सारे लैंग्वेज मैंने लिस्ट दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। ये 7th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। स्टेट्स का भी अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जी हाँ, जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो गया, ये अपना ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। जी हाँ, हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा। अब नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। जी हाँ, हमारे सेंट्रल और स्टेट्स के बीच कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर को शेयर कर दिया गया है, जिससे हमारे फेडरलिज्म में काफ़ी मजबूती आई है।
1990 के बाद कई सारे रीजनल पार्टीज़ भी सामने आए हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि ये रीजनल पार्टीज़ भी अपनी मेजॉरिटी हासिल करते हैं और कई बार ये मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। सो मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। इस तरीके से अब ये क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि इसे किसी भी तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से इसे हटाया नहीं जा सकता है। अब है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जी हाँ, when the power is taken away from central and state government and given to the local government, it is called decentralization। जैसा कि नाम से ही लग रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से हटा के इसे लोकल लेवल पे यदि बांट दिया जाए तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ऐसा, जी हाँ, ये बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर इज are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. Local people can also directly participate in the decision making। जी हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे का जो विचार है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, और साथ ही कई सारे ऐसे इश्यूज हैं लोकल लेवल का जिस पे लोकल लेवल के लोगों की सहभागिता ज़रूरी होती है, और यही वजह है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जिसमें कई सारे बातें सामने आई। इसमें है पहला कि अब लोकल लेवल के जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे रेगुलरली जो है इलेक्शन कराना कॉन्स्टिट्यूशनली अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्टेड बॉडीज़ में जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं उसमें SC, ST और OBC इन सब कास्ट से लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वीमेन। जी हाँ, जितने भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उसमें 1/3 पोजीशन महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वो इलेक्शन करा सके म्यूनिसिपल में या पंचायत में। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी कहा गया है कि आप रेवेन्यू के कुछ सोर्सेस, कुछ पावर्स जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडी को भी दे ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। इसके बाद है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, जिसमें 3 लेवल होते हैं, आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और सबसे ऊपर जिला परिषद होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द इंटायर विलेज। जी हाँ, ग्राम पंचायत ये सारे विलेज के जो डिसीजन होते हैं इंटायर विलेज के वो ये लेते हैं। फिर A few gram panchayats are grouped together to form which is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। जी हाँ, और कई सारे ग्रुप ऑफ विलेज मिलके, ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनाते हैं। एंड ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद। और जितने भी पंचायत समिति होते हैं एक ज़िले में वो सारा मिल के जिला परिषद बनाते हैं। इसके बाद है म्यूनिसिपैलिटी। जी हाँ, अब देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ एज ग्राम पंचायत इज़ फॉर रूरल एरियाज। सिमिलरली वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत होता है लोकल बॉडी, इसी तरीके से शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं। जी हाँ, both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives। जी हाँ, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, दोनों ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं उसके हेड को चेयरपर्सन कहा जाता है, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं इसके हेड को मेयर कहा जाता है। जी हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा MCD म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। जैसा कि दिल्ली एक बड़ा शहर है तो इसलिए यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, जबकि इससे छोटे शहर में म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी बताया गया, देख सकते हैं आप, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी में जो हेड होते हैं वो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। और भी चैप्टर आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।